यदि प्रतिरक्षा पर हम साइंस टेक की बात करें तो साइंस टेक में बहुत सारा चैप्टर है। जैसे हम बात कर लें तो स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके अलावा यदि हम बात कर लें तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी। और आज का यदि विषय की बात करें तो हमें यही पढ़ना है प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी को, यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है। इस डिफेंस टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत सारे उपखंड है जिसको हमें पढ़ना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम बात कर लें तो सामूहिक विनाश का हथियार क्या होता है, सामूहिक विनाश के हथियारों के वर्गीकरण को देखेंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या होता है, मिसाइल के वर्गीकरण को देखने का प्रयास करेंगे। भारत के परमाणु नीति को देखेंगे, भारत में जो वैश्विक नीति क्या है इसको देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को इसमें हमें पढ़ना होता है। इसमें सामूहिक विनाश के हथियार की यदि हम बात करें तो सामूहिक विनाश के हथियार से तात्पर्य किसी ऐसे हथियारों के उपयोग करने से होता है जो कि व्यापक जनजीवन को क्षति उत्पन्न करने के लिए सक्षम होता है। यानी कि अधिक से अधिक लोगों को समेट करके उस पर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा हमला किया जाता है तो ऐसे होने वाले हमले को हम सामूहिक विनाश के हथियार की श्रेणी में रखते हैं। ये जो सामूहिक विनाश का हथियार होता है इसे हम 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। जिसे हम सबसे पहले यदि हम बात करें तो न्यूक्लियर वेपन होता है, दूसरा केमिकल वेपन होता है और तीसरा बायोलॉजिकल वेपन होता है। न्यूक्लियर वेपन कहने का अर्थ होता है नाभिकीय हथियार, बायोलॉजिकल वेपन कहने का तात्पर्य है कि जैविक हथियार, और केमिकल वेपन कहने का तात्पर्य क्या होता है कि रासायनिक हथियार। ये नाभिकीय हथियार क्या होता है, नाभिकीय हथियार कहने का तात्पर्य है जो कि नाभिकीय अभिक्रियाओं पर आधारित हथियार होते हैं। ये जो नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित हथियार होता है ये द्रव्यमान में तो बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत अधिक व्यापक जनसंहार करने के लिए सक्षम होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात कर लें तो जब हमने दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो फैटमैन यानी कि परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था उसमें लगभग 6.4 kg प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। और प्रश्न उठता है कि ये प्लूटोनियम क्या होता है। यह एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है। इसमें जो 6.4 kg प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था इससे लगभग 21 किलो टन TNT के बराबर नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन हुआ था। यानी कि देखिए कि 6.4 kg हमने इस प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया और इसके लगभग 21 किलो टन TNT के बराबर नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन हुआ था। लेकिन ये जो नाभिकीय हथियार होता है इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। और ये कौन कौन सा होता है तो सबसे पहले यदि बात करें तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित हथियार, नाभिकीय संलयन पर आधारित हथियार और रेडियोधर्मी हथियार। नाभिकीय विखंडन पर आधारित हथियारों की यदि हम बात कर लें तो इसमें जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जो तत्व है उसमें सबसे पहले तो हमें यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस पर भी हम सारे यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 92 और जिसका मास्क नंबर 235 होता है। इसी प्रकार से प्लूटोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 94 और मास्क नंबर जो होता है ये 239 होता है। और इस हथियार की विशेषता क्या है, इस हथियार की विशेषता ये है कि यह हथियार जो होता है ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहने का तात्पर्य ये होता है कि यदि इसमें एक बार इस हथियार का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो फिर इसको नियंत्रित करना आसान नहीं होता या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो इसे हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित हथियार भी बोल सकते हैं। दूसरा हम बोले थे नाभिकीय हथियारों की श्रेणी में कि नाभिकीय संलयन पर आधारित हथियार। इस नाभिकीय संलयन पर आधारित हथियारों में जो ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें हाइड्रोजन के ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन के ट्राइटियम का इस्तेमाल किया जाता है। और यह जो हथियार होता है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित हथियारों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक व्यापक और क्षतिदायक होता है। अब हम देखेंगे रेडियोधर्मी जो हथियार होता है ये क्या होता है। तो रेडियोधर्मी जो हथियार होता है यह रेडियोधर्मी विकिरण को उत्सर्जित करने वाला हथियार होता है और ये भी कहीं ना कहीं व्यापक जनसमूहों को क्षति उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और भारत में इस परमाणु हथियार या परमाणु नीति की यदि हम बात करें या हम बात कर लें कि भारत में इस नाभिकीय हथियारों का विकास किस प्रकार से हुआ, तो इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि भारत में परमाणु हथियार या नाभिकीय हथियारों को विकास के क्रम में 2 परमाणु परीक्षण किया गया था जिसे पोखरण 1 और पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। पोखरण 1 जो कि 1974 में हुआ था और मई 1974 में हुआ था, और पोखरण 2 जो हुआ था ये वर्ष 1900 शायद हमको जहाँ तक याद है 94 में हुआ था। इस पोखरण 1 जो था इसका जो मिशन का नाम रखा गया था ये इस्माइल बुद्धा था। और पोखरण 2 जिसे इस मिशन का नाम था शक्ति मिशन, इसी तरह का कुछ नाम था, शक्ति मिशन का। भारत ने इन परमाणु परीक्षण को करने के उपरांत जो था ये सफलता हासिल किया। और जब भारत ने दोनों परमाणु परीक्षण में करने के उपरांत सफलता हासिल कर लिया तो फिर परमाणु हथियारों के प्रयोग
2000 में मानव के द्वारा या भारत के लोगों के द्वारा कुछ नियम बनाए गए। और ये नियम क्या थे? इस नियम की यदि हम बात कर लें तो भारत के लोगों के द्वारा 1998 के पोखरण 2 के सफल परीक्षण करने के उपरांत परमाणु हथियारों के प्रयोग के संदर्भ में पहला नियम यह बनाया गया था कि भारत के परमाणु हथियारों का उद्देश्य आवश्यक न्यूनतम निवारण क्षमता को प्राप्त करना है, यानी कि एक ऐसी क्षमता को प्राप्त करना है, एक ऐसी सामरिक स्थिति को प्राप्त करना जिसके प्रभाव से किसी शत्रु देश के आक्रमण की आशंका को समाप्त किया जा सके। इसमें दूसरा नियम भारत के द्वारा ये बनाया गया था कि भारत के द्वारा ये इस परमाणु हथियारों का प्रयोग में पहले प्रयोग न करने की नीति का पालन करता है, अर्थात नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन करता है। लेकिन इसमें हमने ये भी बता दिया कि यदि भारत के सैन्य बल पर या भारत के भौतिक क्षेत्र यानी भौगोलिक क्षेत्र पर किसी भी देश के द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों के माध्यम से आक्रमण किया जाता है तो भारत के द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में इन नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा बात ये भी हमने बता दिया कि भारत के द्वारा जो इस प्रतिक्रिया के रूप में नाभिकीय हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा ये अधिक व्यापक क्षतिकारक होगा, अधिक ये विनाशकारी होगा। चौथा इसमें नियम हमने क्या बता दिया? तो चौथा नियम हमने बताया कि भारत के द्वारा इन नाभिकीय हथियारों का उपयोग किसी ऐसे देश के विरुद्ध नहीं किया जाएगा जो कि इस तकनीक में संपन्न नहीं है, यानी कि जिनके पास इस प्रकार की परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं है, भारत उनके विरुद्ध में इस हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये तो हमारा परमाणु नीति है या परमाणु सिद्धांत है। अब भारत में परमाणु हथियारों के प्रयोग, उसके प्रबंधन या उसके संचालन के संदर्भ में वर्ष 2003 में परमाणु हथियार कमांड प्राधिकरण का गठन किया गया। और यह जो संगठन है ये 2 स्तरीय संगठन है, जिससे सबसे शीर्ष पर या प्राथमिक जो संगठन है उसे राजनीतिक परिषद के नाम से जाना जाता है। और ये जो राजनीतिक परिषद होता है इसका अध्यक्ष जो होता है ये देश का प्रधानमंत्री होते हैं और यही निर्णय लेते हैं कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इनके नीचे एक और परिषद होता है जिसे सलाहकारी परिषद कहा जाता है और इसका जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी के इसके अध्यक्ष होते हैं और ये परमाणु हथियारों के उपयोग करने के संदर्भ में सलाह देता है। लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता है? राजनीतिक परिषद का होता है। अब भारत में परमाणु वैश्विक स्तर पर किन किन देशों के पास ये परमाणु हथियार संपन्न देश हैं? तो विश्व में कुल 9 देश हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो उसमें भारत भी एक है। ये आखिर में 9 देश कौन कौन से हैं? तो इसमें हम बात करें तो अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल है और उत्तर कोरिया है। इस प्रकार से ये 9 देशों के पास ये परमाणु हथियार ये इस्तेमाल किया जाता है। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा हथियार होता है जो स्वप्रणोदित व स्वनिर्देशित हथियार होता है और ये वायुमंडल के अंदर या वायुमंडल के बाहर ये उड़ान भरते हुए अपने लक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास करता है। ये जो मिसाइल होता है उसे कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम बात कर लें तो सबसे पहले तो प्रक्षेपण के आधार पर इसके वर्गीकरण को देखेंगे, यानी कि प्रक्षेपण की प्रकृति के आधार पर हम मिसाइलों के वर्गीकरण को देखेंगे। प्रक्षेपण की प्रकृति कहने का तात्पर्य है कि मिसाइल का जो हम प्रक्षेपण कर रहे हैं यानी कि उड़ान भरवा रहे हैं ये किस स्थान से कर रहे हैं। क्या वो पानी के सतह से किया जा रहा है, क्या वो भूमि के सतह से किया जा रहा है, क्या वो वायुमंडल में किया जा रहा है। इस आधार पर हम इसके वर्गीकरण को देखने का प्रयास करेंगे। इस प्रक्षेपण की यदि हम बात करें तो इसमें लगभग 3 प्रकार के हम देखते हैं। सबसे पहले स्पेस टू स्पेस मिसाइल, और इस स्पेस टू स्पेस मिसाइल कहने का तात्पर्य कि हम भूमि के सतह से ये अपने मिसाइल का प्रक्षेपण कर रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है या दुश्मन है वो भी भूमि पर है। तो इस प्रकार या इस स्थिति में जो मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्पेस टू स्पेस मिसाइल के श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा जो होता है